कि आज हम बात करेंगे देहरादून में स्थित करियर मेंटोर राणा विक्रम सिंह जी से। राणा विक्रम सिंह जी, आपका स्वागत है महिला जगत कार्यक्रम में। धन्यवाद। विक्रम जी, जैसा आप जानते हैं कि महिला जगत का जो आज कार्यक्रम है वो बेसिकली करियर काउंसलिंग पर है। हम आपसे जानना चाहते हैं कि करियर काउंसलिंग काफ़ी बातें करते हैं लोग, ये शब्द काफ़ी लोग यूज़ करते हैं। सबसे पहले आप हमें बताइए कि काउंसलिंग का सही मायनों में अर्थ क्या होता है? देखिए, अगर हम काउंसलिंग की बात करते हैं तो व्यवहारिक बातचीत में या बिजनेस लैंग्वेज में इसको कंसेप्ट सेलिंग यानी कि अपने विचार को बेचना वो कहलाता है। अगर हम सिर्फ काउंसिल वर्ड के ऊपर ध्यान दें तो इसका मतलब हो गया कोई परामर्श देने वाला या हमें कोई एडवाइस करने वाला। तो काउंसलर वर्ड जो है ये अपने आप में बहुत सारे जगह पर इस्तेमाल होता है। और अगर हम अपनी ज़िंदगी की आसपास देखें तो हमारे पेरेंट्स हमारे काउंसलर्स होते हैं, हमारे दोस्त हमारे काउंसलर्स होते हैं। लेकिन क्योंकि अब ये एक प्रोफेशनल रूप लेता चला जा रहा है, तो आज आप देखिए कि किसी भी पढ़ाई लिखाई से संबंधित संस्थान के अंदर काउंसलर एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल वर्ड हो गया है, क्योंकि वहाँ पर जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं वो आके पूछते हैं कि उनको क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए, अपनी जो उनका सपना है पूरा करने का। तो काउंसलर वहाँ पर उनका एक ऐसा दोस्त होता है जो उनको समझकर उनके अंदर क्या प्रतिभा है, उनके अंदर क्या क्वालिटीज़ हैं, उसके ऊपर बेस करके उनके आगे क्या किया जा सकता है ये बताता है। राणा जी, जो काउंसलिंग होती है उसकी जब हम करते हैं काउंसलिंग किसी युवक या युवती पर, क्या कोई उम्र की सीमा होती है? उसकी कोई उम्र की सीमा नहीं है। किसी भी उम्र के बच्चे से लेकर किसी भी उम्र के बड़े बुजुर्ग तक किसी की भी काउंसलिंग की जा सकती है, अगर उनको लगता है कि उनको काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो काउंसलिंग के लिए कोई स्पेसिफिक उम्र नहीं है कि इसी उम्र से उसको काउंसलिंग किया जाएगा। एक छोटे बच्चे को भी आप काउंसिल करते हैं कि बेटा आप स्कूल क्यों जाएं, या बड़े बच्चे को बोलते हैं कि आपको पढ़ाई क्यों करनी चाहिए, या फैमिली के अंदर आप अपने बहू बेटियों को काउंसिल करते हैं कि आपको क्यों घर का ध्यान रखना चाहिए। बाहर आप अपने दोस्तों को काउंसिल करते हैं कि क्यों दूसरी संगत ना करें ताकि उनके परिवार के ऊपर या उनके करियर के ऊपर या उनके फ्यूचर के ऊपर कोई दिक्कत ना आए। और इवन आप देखिए जहाँ पर आप काम करते हैं वहाँ पर आपके जो बॉसेस होते हैं, आपके मैनेजर्स होते हैं, आपके डायरेक्टर्स होते हैं, वो भी किसी न किसी लेवल पे आपको काउंसिल करते हैं कि उनके लिए, अपने लिए क्या फ़ायदेमंद है, ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या फ़ायदेमंद है। और कभी कभी बुज़ुर्गों को भी काउंसिल करना पड़ता है, क्योंकि पिछले जो बुज़ुर्ग लोग हैं उनकी वक्त में और आज के वक्त में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो हमें कभी कभी उन लोगों को भी काउंसिल करना पड़ता है कि कौन सी चीज़ आज अच्छी है जो उस ज़माने पे नहीं थी, या कौन सी चीज़ आज उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ पेरेंट्स 2 साल का बच्चा है, 3 साल का बच्चा है, उसको इतनी समझ नहीं होती है, वो अगर किसी काउंसलर के पास जाते हैं तो क्या आप उसकी काउंसलिंग कर पाएंगे? देखिए, मैं अगर अपने एक्सपीरियंस से बताऊं तो जो माएँ होती हैं, ईश्वर ने उनको अपने आप एक ऐसा काउंसलर बनाया होता है कि वो समझती हैं कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए। तो वो अगर मेरे पास लेके आते हैं तो शायद मैं वो उतने अच्छे से उस चीज़ को नहीं संभाल पाऊँ जितना माँ खुद उसको संभाल सकती है। तो मुझे नहीं लगता कि 2-3 साल के बच्चे को किसी काउंसलिंग की ज़रूरत होती है। हाँ, अगर हम प्रोफेशनल लेवल पे बात करें तो काउंसलिंग शुरू होती है जब बच्चा धीरे धीरे एडोलसेंस से निकल के टीनेज में आना शुरू होता है, क्योंकि 12 साल से लेकर 20 साल की जो उम्र है इसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव देखने को मिलते हैं, और उस दौरान काउंसलिंग की सख्त ज़रूरत हो जाती है। तो अगर उस वक्त पे बच्चे आते हैं और ये जानना चाहते हैं कि मैं 10वीं के बाद क्या करूं, 12वीं के बाद क्या करूं, या मुझे किस तरह से, अगर उनका कोई शौक़ है खेलने का, गाने का या पेंटिंग का, तो उसको किस तरह से परस्यू करना है, तो वहाँ से काउंसलिंग तो ज़्यादा इफेक्टिव होगी बनिस्बत इसके कि उसको 2 या 3 साल के बच्चे को काउंसिल किया जाए। जब आपके पास कोई युवती काउंसलिंग के लिए आती है तो उसकी प्रक्रिया क्या होती है? आप काउंसलिंग किस तरह से करते हैं? जब मेरे पास कोई भी स्टूडेंट या कोई भी फीमेल स्टूडेंट काउंसलिंग के लिए आती है तो सबसे पहले एक आपस का एक सामंजस्य है, एक जो रेपो बिल्डिंग है वो ज़रूरी हो जाता है। बिकॉज आप किसी अनजान आदमी के सामने अपनी वो मन की बात जो आप अपने पेरेंट्स से भी शेयर नहीं करते हैं, तो एक अनजान आदमी जो कि आपके पास एज ए प्रोफेशनल बैठा होता है उसके साथ खुलने में वक्त लगता है। तो हमारा कोशिश ये रहता है कि जो भी हमारे पास आया है उसको सबसे पहले 2 चीज़ों का फ़र्क पड़े। पहले कि उसको ये तसल्ली हो
कि मैं जो भी बताऊंगा या जो भी बताऊंगी वो एक कॉन्फिडेंशियल तौर से देखा जाएगा, किसी और के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। दूसरा, उनको ये तसल्ली हो कि जो भी उनको बताया जा रहा है वो एक ऐसे इंसान की तरफ से बताया जा रहा है जो कि खुद उस फील्ड में एक्सपीरियंस रहा है, और साथ में वो उनको कुछ एक ऐसी आइडिया दे रहा है या एक ऐसी सलाह दे रहा है जो कि उनके लिए फ़ायदेमंद साबित होगी। तो मेरे पास जब भी इस तरह के बच्चे आते हैं तो उनसे बात करते हुए, अंडरस्टैंड करते हुए कि हम उनको अपने बारे में बताने के लिए बोलते हैं। हम उनको उनसे पूछना चाहते हैं कि उनको क्या पसंद है, क्या उनके शौक़ हैं, क्या उनका नज़रिया है अपनी लाइफ के साथ, क्या वो आगे बनना चाहते हैं। तो जब हम बहुत सारे सवाल उनसे करते हैं तो धीरे धीरे वो खुलना शुरू करते हैं। हमारा मकसद उनसे बातचीत करके एक ऐसा दोस्ताना माहौल तैयार करना होता है ताकि जब हम उनसे बात करें तो जो चीज़ें उनके दिल में अटकी हुई हैं, जिसकी वजह से वो कुछ अपने आप को करने में असमर्थ पा रहे हैं, तो उस दौरान वो जब खुल के हमें अपनी कोई प्रॉब्लम है या इशू है, पर्सनल है या प्रोफेशनल है, जब वो बताते हैं तो हमें एक आइडिया मिल जाता है कि अब हम इनको किस तरीके से उसका जवाब बता सकते हैं। जो युवतियाँ होती हैं मेनली वो किस तरह की प्रॉब्लम्स लेकर आपके पास आती हैं? देखिए, युवतियों के साथ जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनके साथ हमें बड़ा सेंसिटिव होना पड़ता है। रीज़न बीइंग कि अव्वल तो वो खुल के बात नहीं हो पाती है, लेकिन जो भी प्रॉब्लम्स होते हैं हम कोशिश करते हैं कि वो जर्नलिस्टिक रहें, बिकॉज स्पेसिफिक जगह हो तो फिर उसमें हमें किसी एक्सपर्ट डॉक्टर को या एक्सपर्ट साइकोलॉजिस्ट की हेल्प लेनी पड़ती है। बट हमारी कोशिश होती है कि हम जर्नलिस्टिक लेवल पे उस चीज़ को बात करें। तो ज़्यादातर जो समस्या होती हैं कि उनको फोकस नहीं कर पा रहे हैं, वो उनको ये समझ में नहीं आ रहा कि उनके अंदर क्वालिटीज़ क्या हैं। उनको कभी कभी ये लगता है कि हम बहुत कंफ्यूज हैं, हमें दिल तो कहता है कि ये करना चाहिए, दिमाग कुछ और कहता है। या उनको ये लगता है कि परिवार के अंदर उनके साथ थोड़ा सा एक डिस्क्रिमिनेशन है कि भाई है तो उसके लिए सब कुछ है, और अब मैं छोटी बहन हूँ तो मुझे कुछ चीज़ें के लिए अफसोस जताना पड़ता है कि मुझे वो नहीं मिलती। इसके अलावा सेल्फ कॉन्फिडेंस की बहुत कमी होती है कि वो जानते हुए भी कि मेरे अंदर क्या है, एक नारी शक्ति है, बट माहौल ऐसा बन जाता है कि वो अपनी उस जो एक इच्छा शक्ति है, जो अपने अंदर जो पावर है, जो अपना एक उनका कॉन्फिडेंस है, वो उसको भूल जाती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम होती है, तो लो सेल्फ एस्टीम आ जाता है उसकी वजह से। और इसके अलावा जो समस्या होती है वो इमोशनल लेवल की होती है, जिसमें कि दोस्तों के साथ संबंध, या स्कूल में क्वाइड में पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर जो लड़के लड़कियों की दोस्ती है उससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। बाकी बढ़ती उम्र के साथ जो शारीरिक समस्याएं होती हैं वो भी लेके आते हैं। विवाह से संबंधित, देखिए, विवाह से संबंधित ये होता है कि जो भी फीमेल्स आती हैं, हम कोशिश ये करते हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों से बात करें पहले, क्योंकि समस्या का एक पहलू देख के उसका हल नहीं निकाला जा सकता। तो जब हम मैरिज काउंसलिंग करते हैं तो उसमें कोशिश यही रहती है कि पहले दोनों को सुना जाए और उसमें जो उनकी समस्या है उसका इकट्ठे बैठ के कोई ना कोई हल निकाला जाए, अगर दोनों उसका हल चाहते हैं तो। जो लड़की जिसकी उम्मीद पूरी तरह टूट चुकी है, जो अपना आत्मविश्वास पूरी तरह खो चुकी है, वो आपके पास काउंसलिंग के लिए आती है, तब आपके लिए कितना मुश्किल या आसान होता है उस लड़की की काउंसलिंग करना? देखिए, किसी भी इंसान के जो इमोशंस हैं वो बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं उसको बनाने और बिगाड़ने में। तो अगर किसी की उम्मीद बिल्कुल ही टूट चुकी है लेकिन वो अगर फिर भी काउंसलिंग के लिए आए तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक उम्मीद की किरण बाकी है कि जिसके बल पर हम उसको आगे तक ले जा सकते हैं। बाकी हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास कोई काउंसलिंग के लिए नहीं आया, लेकिन पेरेंट्स आते हैं, वो आके पूछते हैं कि इस बच्चे का हम क्या करें, समझ में नहीं आ रहा। तो उस दौरान क्योंकि हमें किसी ना किसी की एक परमिशन तो चाहिए होती है, क्योंकि हम जाके खुद नहीं कह सकते कि आइए हम आपकी काउंसलिंग करते हैं। तो वहाँ सब जब पेरेंट्स हमें परमिशन देते हैं कि आप हमारे बच्चे से बात कीजिए, उस दौरान कभी कभी हमारे लिए भी बहुत दुखदाई हो जाता है कि वो बुरी तरह से डिप्रेशन में है और उसके लिए हम चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब तक वो कोई भी जो चेंज है, कोई भी उसके अंदर जो फ़र्क आना है वो उसके अंदर से आएगा, कहीं भी कुछ एक आशा की किरण बाकी है। तो अगर वो थोड़ी सी भी उम्मीद हमें लगती है कि ये सुनने को तैयार हैं, उनको मोटिवेट किया जा सकता है, उनको किसी न किसी
बहाने से या कोई ना कोई उनको एक ऐसा रास्ता दिखा के जिससे उनको फिर से लगे कि नहीं, ज़िंदगी दोबारा शुरू की जा सकती है। तो वो केसेस के मुकाबले में हमारे साथ दिक्कत वहाँ होती है जहाँ पर बिल्कुल हताश हो चुका है और वो कुछ भी नहीं करना चाहता। हम अपनी तरफ से जितनी कोशिश कर सकते हैं मोटिवेट करके, बातचीत करके, उसको कंफर्ट लेवल पे लाके, बट हमें भी कभी कभी बहुत मायूसी का सामना करना पड़ता है कि हम कुछ नहीं कर पाते। विक्रम जी, कुछ पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो नहीं चाहते कि हम अपनी बच्ची को किसी काउंसलर के पास लेकर जाएं, क्योंकि उन्हें लगता है कि हम माँ बाप हैं, हमसे अच्छा काउंसलर कोई नहीं है। इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बात बिल्कुल ठीक है, पेरेंट्स से अच्छा काउंसलर कोई हो भी नहीं सकता, लेकिन जहाँ पर प्रोफेशनलिज्म की बात आ जाती है या प्रोफेशनल टेक्निक्स की बात आ जाती है, जहाँ पर जो साइकोलॉजिस्ट्स हैं जिनको कि इस चीज़ के लिए तैयार किया जाता है पढ़ाई करके या ट्रेनिंग देकर, वो ट्रेनिंग शायद पेरेंट्स को अवेलेबल नहीं हो पाती है। तो उस केस में जहाँ तक पेरेंट्स अच्छा काम कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि मोटिवेट कर सकते हैं बच्चों को, समझा सकते हैं, लेकिन उससे आगे का काम अगर वो किसी क्वालिफाइड या एक्सपर्ट काउंसलर के पास से करवाएं तो शायद वो ज़्यादा नुकसान होने से बचा लेंगे। तो कोशिश यही होनी चाहिए कि जहाँ तक वो खुद समझ सकते हैं अच्छी बात है, लेकिन वो किसी न किसी प्रोफेशनल की मदद लें।